हेलो बच्चों, आज हम लोग 7 क्लास का हिस्ट्री में सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। नए राजा और राज्य। पिछली कक्षा में आपने हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। पिछली कक्षा यानी कि 6 क्लास में। बच्चों, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे कि एक मैप दिया हुआ है इंडिया का, भारत का मैप है ना। ऐसे तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं तो जानते हैं कि ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण, और बाईं ओर पूरब और दाहिने तरफ पश्चिम। अब बच्चे ऐसे जान सकते हैं, आपका सर जो है वो उत्तर है, पैर की तरफ वो दक्षिण है, बायां हाथ जो है वो पूरब की तरफ है और दाहिना हाथ पश्चिम की तरह। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस मैप में वही दर्शाया गया है बच्चों कि नए राजा का उदय कहाँ कहाँ से, किस किस क्षेत्रों से भारत में हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पिछली कक्षा में आपने हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ा। 7वीं शताब्दी में हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में अनेक नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ये बड़े जमींदार और योद्धा थे जो सामंत कहलाते थे और इन्हें राजा द्वारा विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी। इस समय भारत में 3 नए राजवंशों ने अपने स्थिति काफ़ी सुदृढ़ कर ली थी। ये राजवंश थे दक्कन में राष्ट्रकूट, ये देखिए दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पौल तथा मध्य व पश्चिम भारत में गुज्जर या प्रतिहार थे। ये तीनों कन्नौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए परस्पर आपस में लड़ते रहते थे। इन टकराव को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। बच्चों, क्वेश्चन आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहा जाता है? तो आप लोग लिखेंगे कि 3 राज्य कौन कौन से, दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पौल तथा मध्य में मध्य व पश्चिम भारत में गुज्जर प्रतिहार, यानी राष्ट्रकूट, पौल और प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, ये तीनों में हमेशा संघर्ष होते रहता था। इस टकराव को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में अंततः गुज्जर प्रतिहार सफल हुए। अब है राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, परंतु उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। उसने महाधिराज परमेश्वर भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। तो बच्चों, ये जो कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं जो है, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अमोघ वर्ष कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, इन मंदिरों का। ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे।
तो राष्ट्रकूट में आप लोग जान गए बच्चे कि मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण महाराष्ट्र में औरंगाबाद जगह पे कौन कराया था? कृष्ण प्रथम ने। अब हम लोग आते हैं पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल राजवंश का विस्तार वर्तमान बिहार और बंगाल तक था। धर्मपाल के पुत्र दक्कन ने पाल वंश का विस्तार असम, ओडिशा और नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किया। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। आप लोग जानते हैं ना बौद्ध धर्म, बुद्ध, भगवान बुद्ध को जानते हैं। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। मानचित्र मानचित्र 3 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। अब है गुज्जर और प्रतिहार। तो हम लोग शुरू में ही देखे थे बच्चों की 3 राष्ट्रों में हमेशा संघर्ष होता था। वो 3 कौन थे? राष्ट्रकूट थे, पाल थे और गुज्जर प्रतिहार। पालों के अतिरिक्त उत्तरी भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति गुज्जर प्रतिहारों की थी। इस साम्राज्य का संस्थापक था हरिश्चंद्र, जिसका नाम था हरिश्चंद्र। गुज्जर प्रतिहारों ने पश्चिम व मध्य भारत तक अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो पहले राजा महाराजा जो थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करते थे और उसे जीत कर अपने राज्य में मिला लेते थे। राष्ट्रकूट बार बार प्रतिहारों व पाल शासकों से कन्नौज और पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार के लिए संघर्ष करते थे। कन्नौज व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था। इसे महोदय नगर कहकर भी पुकारा गया है। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण के चोल वंश के शासकों से भी संघर्ष किया। अब है चोल शासक। हम लोग मुख्य बात पर पॉइंट को देख रहे हैं बच्चों। चोल शासक दक्षिण भारतीय राज्यों में चोलों का राज्य सबसे प्राचीन था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। उसने पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया तथा स्वतंत्र राज्य की उसने स्थापना कर दी। एक युद्ध में परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था। हार के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने में लग गया। इसने पांड्य राज्य पर विजय हासिल की। चोल वंश के राजाओं में राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। किसे माना जाता है? राज प्रथम को। वह एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता था। उसने गंगवंशी शासकों और केरल के राजा को पराजित किया तथा पांड्यों से मदुरा छीन लिया। राजराज प्रथम ने समुद्र के
महत्व को समझा था, अतः वह सामुद्रिक विजय के लिए निकल पड़ा और लंका के उत्तरी भाग एवं मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार कर लिया। राजराज प्रथम जो था वह सामुद्रिक मार्ग से विजय हासिल करने के लिए निकल पड़ा और लंका के उत्तरी भाग एवं मालदीव नामक द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। इसका लाभ यह हुआ कि पश्चिमी व्यापार से प्राप्त होने वाला धन जो था वो चोल साम्राज्य में आने लगा और चोल साम्राज्य आर्थिक रूप से और भी मजबूत होने लगा। हालांकि राजराज बहुत अधिक समय तक इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। इसके अतिरिक्त वह कुशल प्रशासक, कला एवं विद्या का संस्थापक तथा उदार एवं सहिष्णु राजा था। राजराज प्रथम का पुत्र राजा राजेंद्र, राजराज प्रथम का पुत्र का नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम चोल वंश का दूसरा प्रतापी शासक था। ये भी बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने अपने अपने पिता की विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए यानी बनाए रखते हुए एक सुदृढ़ थल एवं जल सेना के आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया। उसके काल में चोलों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। उसने चालुक्य, पांड्य, चेर तथा पाल शासक को हराया। अपने शासन के 5वें वर्ष में उसने संपूर्ण श्रीलंका पर भी विजय हासिल कर ली। उसने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों जैसे कि जावा एवं सुमात्रा आदि पर भी विजय हासिल की। राजेंद्र के पश्चात चोल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया और राजेंद्र के पश्चात जो भी दूसरे राजा आए वो उतने शक्तिशाली नहीं हुए और धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। अब है चोल प्रशासक, इसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों। बस यहीं तक रखते हैं और बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों, ताकि मैं नया वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजूं तो उसका लिंक आप लोग को पहले मिल जाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले क्लास में।